भारत के किसी भी शहर या गांव से गुजरिए, आपको एक मूर्ति जरूर दिखेगी। एक व्यक्ति पश्चिमी सूट पहने, हाथ में एक किताब लिए, भारत का संविधान। हाँ, भीमराव रामजी अंबेडकर की मूर्तियां। शायद भारत में किसी भी और ऐतिहासिक हस्ती से ज्यादा। लेकिन इस मूर्ति के पीछे का इंसान कौन था? वो विचारक कौन था जिसकी विरासत आज भी इतनी जीवंत है? तो आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है, हम उनकी सोच की परतों को खोलेंगे। उस बच्चे की कहानी से शुरू करेंगे जिसने समाज की सबसे गहरी खाई का सामना किया और फिर उसी समाज के लिए सबसे ऊंचा विधान लिखा। बिल्कुल, चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। वो अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। 14वीं, हाँ। उनके पिता रामजी ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। ये अपने आप में एक अहम बात है क्योंकि सेना में भर्ती ने उनकी महार जाति के कुछ लोगों के लिए शिक्षा और थोड़ी क्या कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता के दरवाजे खोले थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अंग्रेजों की सैन्य नीति ने अनजाने में ही सही एक छोटा लेकिन शिक्षित दलित वर्ग तैयार किया था। अच्छा। अंबेडकर का परिवार उसी वर्ग का हिस्सा था। ये उस बंद सामाजिक व्यवस्था में एक दरार की तरह था जिसने उन्हें वो शुरुआती मौका दिया जो लाखों दूसरों को नहीं मिला। और उनके पिता शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्कूल का अनुभव मतलब किसी बुरे सपने जैसा था। स्रोतों में ऐसी घटनाओं का जिक्र है जहां उन्हें कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था। हाँ, और वो दूसरे बच्चों के साथ पानी नहीं पी सकते थे। यहाँ तक कि शिक्षक वो भी उनकी कॉपियों को छूने से कतराते थे। सोचिए, इस तरह का रोज का अपमान झेलते हुए पढ़ाई पर ध्यान लगाना, इसके लिए किस तरह की मानसिक शक्ति की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। और यही अनुभव उनके पूरे दर्शन का मतलब केंद्र बना। उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि लड़ाई सिर्फ अवसर पाने की नहीं है, बल्कि इंसानी गरिमा और सम्मान की है। उनके लेखन से एक बात साफ जाहिर होती है कि अधिकार अगर लागू न हो तो खोखले वादे हैं, और स्वतंत्रता अगर सम्मान के बिना मिले तो बेमानी है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। नहीं, ये उनका जिया हुआ सच था। और इसी सच के बीच उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। वो अपनी कम्युनिटी में हाई स्कूल पास करने वाले पहले व्यक्ति बने, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी गए और यहीं उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। हाँ, जब उनकी मुलाकात बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय से हुई। सही। महाराजा एक प्रगतिशील सुधारक थे। उन्होंने अंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। ये दिखाता है कि अंबेडकर के सफर में कुछ दूरदर्शी उच्च जाति के सुधारकों की मदद भी अहम थी। हाँ, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। सही बात है, क्योंकि उन्होंने इस अवसर का जो इस्तेमाल किया वो हैरान करने वाला है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएसए, और साथ ही ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री। उस दौर में किसी के लिए भी ये असाधारण होता और एक अछूत माने जाने वाले व्यक्ति के लिए तो ये अकल्पनीय था। पश्चिम में पढ़ाई के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए अपनी जातिगत पहचान से एक तरह की आजादी मिली। हाँ, वहाँ वो सिर्फ एक विद्वान थे, एक स्टूडेंट थे बिल्कुल। लेकिन जब वो भारत लौटे तो असलियत ने उन्हें फिर जमीन पर पटक दिया। हाँ, वो सिडेनहैम कॉलेज वाला किस्सा बहुत मशहूर है। जी, जब वो वहाँ प्रोफेसर बने तो दूसरे प्रोफेसर्स सार्वजनिक पानी के जग को उनके छूने पर आपत्ति जताते थे। सोचिए, एक डबल डॉक्टरेट वाला इंसान, लेकिन उसकी जाति, उसकी विद्वता पर भारी पड़ रही थी। अपमान लौट आया था, लेकिन इस बार जवाब देने के लिए वो विश्व स्तरीय शिक्षा और विचारों से लैस थे। और यहीं से उनके संगठित संघर्ष की शुरुआत होती है ना? बिल्कुल। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका मकसद था दलितों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाना। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू किया। मूक नायक और जनता जैसे अखबार शुरू किए ताकि अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकें। और जमीनी स्तर पर भी काम किया। हाँ, जैसे 1927 का महार सत्याग्रह। वो सिर्फ एक तालाब से पानी पीने का आंदोलन नहीं था। नहीं, वो सार्वजनिक स्थान पर बराबरी के हक का एक शक्तिशाली ऐलान था। बिल्कुल। राजनीतिक मोर्चे पर भी वो बहुत सक्रिय थे। जब कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रीयवादी दल साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे, तब अंबेडकर ने कमीशन के सामने गवाही दी। ये एक विवादास्पद कदम था। हाँ, कई लोगों ने इसकी आलोचना की। जी, और यहाँ उनकी रणनीति को समझना जरूरी है। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का समर्थन माना। लेकिन अंबेडकर का नजरिया अलग था। उनका नजरिया था कि
अगर राजनीतिक शक्ति के बंटवारे में दलितों की आवाज नहीं सुनी गई तो आजादी के बाद उनका हश्र और भी बुरा होगा। अच्छा। उनके लिए राजनीतिक सुरक्षा और प्रतिनिधित्व आजादी की पहली शर्त थी। इसीलिए उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की जोरदार वकालत की। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीतिक दल भी बनाए। 1936 में बनी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी ILP, उसके बारे में स्रोतों में जो जानकारी है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि वो किसी एक जाति की पार्टी नहीं थी। बिल्कुल। यही अंबेडकर की दूरदर्शिता थी। ILP का आधार वर्ग संघर्ष था, उसका झंडा लाल था। ये तो बहुत अलग बात है उस दौर के हिसाब से। बहुत अलग। जब सारी राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूम रही थी, अंबेडकर एक अलग कोशिश कर रहे थे। वो जाति की दीवारों को तोड़कर मजदूरों और किसानों को एक आर्थिक पहचान पर एकजुट करना चाहते थे। और उन्होंने कोंकण में खोती जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन भी चलाया था। हाँ, और अपने एक भाषण में कहा भी था कि दुनिया में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। तो क्या ये उनकी एक तरह की वैचारिक प्रयोगशाला थी? ये समझने की कोशिश की क्या भारत में वर्ग आधारित राजनीति संभव है? एक तरह से हाँ। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने साफ कहा था कि उनके 2 दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। और यहाँ ब्राह्मणवाद को समझना जरूरी है। बिल्कुल। उनके लिए ये किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये ऊंच नीच पर आधारित एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था और मानसिकता थी जो बराबरी, आजादी और भाईचारे की भावना को ही खत्म कर देती है। चलिए अब उनके उस काम पर आते हैं जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है, भारत के संविधान का निर्माण। हाँ, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष। उन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है। और उनका योगदान सिर्फ दलितों के आरक्षण तक सीमित नहीं था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। वो बहुत बहुत गहरा था। जैसे मिसाल के तौर पर संविधान का अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी, अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। उनका मानना था कि मौलिक अधिकार देना एक बात है, लेकिन अगर उन्हें लागू करवाने का कोई ठोस रास्ता ना हो तो वो सिर्फ कागज पर लिखे सुंदर शब्द हैं। और अनुच्छेद 32 ये रास्ता देता है। हाँ, ये हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। संविधान के अलावा स्रोतों में उनकी एक और विरासत का जिक्र है जो आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है, लेकिन उस पर कम बात होती है। आप जल और बिजली नीति की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नदियों को एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा। उन्होंने एक एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली की कल्पना की जिसमें बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन और बिजली उत्पादन सब एक साथ हों। और अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी से प्रेरित थे वो? हाँ, TVA से प्रेरित होकर उन्होंने भारत में दामोदर घाटी परियोजना DVC की नींव रखी। आज भारत में जो केंद्रीय जल आयोग है वो उन्हीं की दूरदर्शिता का नतीजा है। उनकी सोच सिर्फ अर्थशास्त्र या बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं थी। सामाजिक सुधार उनके काम का एक और बहुत बड़ा स्तंभ था, खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर। अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोच थी उनकी। कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदू कोड बिल को पारित करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस बिल में ऐसा क्या था जो इतना विवादास्पद हो गया? इस बिल ने हिंदू महिलाओं को पहली बार तलाक लेने का अधिकार, पति की संपत्ति में विरासत का अधिकार और अपनी मर्जी से बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया। ये उस समय के रूढ़िवादी समाज के लिए तो एक भूचाल जैसा था। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका जबरदस्त विरोध हुआ। और जब उन्हें लगा कि सरकार इस बिल को पास करने के लिए गंभीर नहीं है तो उन्होंने 1951 में इस्तीफा दे दिया। कानून मंत्री के पद से। ये दिखाता है कि उनके लिए सिद्धांत सत्ता से ज्यादा मायने रखते थे। दशकों के सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के बाद अंबेडकर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां उन्हें लगा कि व्यवस्था के भीतर रहकर बदलाव लाना शायद मुमकिन नहीं है। हाँ, और 1935 में उन्होंने वो ऐतिहासिक घोषणा की, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये उनके सालों के अनुभव का निचोड़ था। मतलब उनका निष्कर्ष था कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है और इससे मुक्ति पाने के लिए इस धर्म को छोड़ना ही होगा। उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म जैसे विकल्पों पर गहराई से विचार किया। लेकिन आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। इसकी कोई खास वजह थी? हाँ, इसके पीछे उनकी गहरी सोच थी। पहली वजह ये थी कि बौद्ध धर्म भारतीय धरती से उपजा एक धर्म था। ठीक है। दूसरी, ये तर्क, नीतिकता और करुणा पर आधारित था
और इसमें ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति की कोई केंद्रीय भूमिका नहीं थी। सबसे जरूरी बात, बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को सीधे तौर पर नकारा था। लेकिन उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं, उन्होंने उसकी अपने सामाजिक आंदोलन के हिसाब से पुनर्व्याख्या की। इसी को नवयान या नव बौद्ध धर्म कहा जाता है ना? जी। तो इस नवयान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मौजूदा बौद्ध धर्म उनकी सामाजिक क्रांति के लिए काफी नहीं था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अंबेडकर के नवयान में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी पारंपरिक बौद्ध अवधारणाओं पर उतना जोर नहीं है। अच्छा। उन्होंने इन सिद्धांतों को अक्सर शोषितों को उनके भाग्य के लिए दोषी ठहराने के एक तरीके के रूप में देखा। नवयान का केंद्र बिंदु इसी जीवन में, इसी दुनिया में सामाजिक समानता और न्याय हासिल करना है। तो ये धर्म से ज्यादा एक सामाजिक नैतिक दर्शन था। बिल्कुल, जो उनकी क्रांति को आगे ले जा सके। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को अपने निधन से कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस दिन उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। इन प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने से लेकर बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांतों का पालन करने तक की बातें शामिल थीं। ये सिर्फ एक धार्मिक धर्मांतरण नहीं था। नहीं, ये एक पुरानी दमनकारी पहचान को पूरी तरह से त्याग कर एक नई, सम्मानजनक और तर्कसंगत पहचान को अपनाने का ऐलान था। एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का शंखनाद। बिल्कुल। एक तालाब के पानी के अधिकार से लेकर 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए कानून बनाने तक क्या असाधारण और जटिल जीवन था। उन्होंने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अंत में आध्यात्मिक। और उनकी विरासत आज भारत तक सीमित नहीं है, वो एक वैश्विक प्रतीक बन चुके हैं। हाँ, स्रोतों से पता चलता है कि अमेरिका के मैरीलैंड में उनकी सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी स्थापित की गई है। अच्छा। और उनके अनुयायी आज भी दलित अधिकारों के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये रणनीति भी खुद अंबेडकर की ही सोची हुई थी। हाँ, इसके लिए उन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता W.E.B. डुबोइस से पत्राचार भी किया था, ताकि जाति और नस्ल के भेदभाव के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन बनाया जा सके। वाकई, जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ होती है कि अंबेडकर को किसी एक दायरे में बांधना नामुमकिन है। स्रोतों में उल्लेख है कि अंबेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म नाम की एक किताब लिखी थी और उन्हें हमेशा डर था कि कोई रूढ़िवादी प्रेस इसे खो देगा या नष्ट कर देगा। उनके निधन के बाद उनके कई दस्तावेज सच में क्षतिग्रस्त पाए गए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि उनके अंतिम वर्षों के और कितने गहरे विचार और क्रांतिकारी सिद्धांत शायद हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। इतिहास के पन्नों में और क्या कुछ खो गया होगा।